वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक इज स्केड्यूलर्स एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ स्केड्यूलर और स्केड्यूलर के कितने टाइप्स होते हैं। इसी लेक्चर में हम बात करेंगे एक टॉपिक दैट इज कंटेक्स्ट स्विच के बारे में। एंड कंटेक्स्ट स्विच एक ओवरहेड क्यों है या एक प्रॉब्लम क्यों है, इसको भी ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इसकी एग्ज़ाम वेटेज से बात करूँ from the point of view of exam, तो it is the most important topic of this entire process section, क्योंकि इसके बारे में आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनता है, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बनता है, एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस सेक्शन। और लिंकिंग विद दी अदर टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो अगेन ये सारे टर्म्स हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे। कंटेक्स्ट स्विच वाला जो टर्म है दैट विल बी यूज अगेन एंड अगेन इन दी इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट। और जैसे आपके प्रोसेसेस शेड्यूल होते हैं वो कैसे शेड्यूल होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो हमारा टॉपिक का नाम इज़ सो टुडेज टॉपिक इज प्रोसेस स्केड्यूलर। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, स्केड्यूलर क्या होता है। स्केड्यूलर वो ओएस का मॉड्यूल होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस को हम सीपीयू दें। जैसे सपोज करो मेन मेमोरी में आपके हैं 10 प्रोसेसेस, तो इन 10 के 10 में से किसको सीपीयू मिलना चाहिए। जैसे सपोज करो हम पहले डिसाइड करते हैं कि P2 को सीपीयू मिलना चाहिए, फिर P4 को मिलना चाहिए, फिर P1 को मिलना चाहिए। तो ये एक्चुअल में डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन लेता है स्केड्यूलर। सो स्केड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ OS एंड इज रेफर टू एज अ OS मॉड्यूल। ठीक है, तो ये ऐसा सब प्रोग्राम है OS का जो ये डिसाइड करता है कि जितने भी आपकी पेंडिंग जॉब्स हैं उनमें से कौन सा एग्जीक्यूट करे या ऑर्डर ऑफ बेसिक एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्केड्यूलर्स होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्केड्यूलर्स। ठीक है, तो 3 बेसिक टाइप के स्केड्यूलर्स होते हैं। तो अगर हम स्केड्यूलर्स की बात करें, बेसिकली आपके 3 टाइप्स के स्केड्यूलर होते हैं। वन इज लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, देन द नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड द थर्ड वन इज द मीडियम टर्म स्केड्यूलर। तो इनके बारे में हम डिटेल देखेंगे, बट जो हमने इससे पहले लेक्चर में किया है प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, उसी के थ्रू हम समझेंगे कि इन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर या शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर या मीडियम टर्म स्केड्यूलर का एक्चुअल बेसिक वर्क क्या है और ये सब आपके कैसे फंक्शन करते हैं। सो वापस से एक बार प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, तो इतना प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन में ऑब्वियसली पता है हमारी अलग अलग स्टेट है, और न्यू से रेडी में हम तब जाते हैं जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है या साइन होता है। ये सारे हम ऑलरेडी ट्रांजिशन देख चुके हैं। तो अब इसमें लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का क्या काम आता है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर यूज होता है टू मूव द प्रोसेस फ्रॉम द जॉब पूल टू द मेन मेमोरी। अब जॉब पूल क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो क्रिएट किए थे। हमने यहाँ पे सपोज करो 100 प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे हार्ड डिस्क में पड़े हैं। ये सारे कहाँ पे पड़े हैं, एक एरिया है जस्ट, हमने उसको नाम दिया हुआ है जॉब पूल में, क्योंकि ये सारे के सारे आपके प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं हार्ड डिस्क में, तो हमने उसको बस इस एरिया को लिखा हुआ है जॉब पूल में। तो अगर ये जॉब पूल में 100 प्रोग्राम्स हैं, इन 100 में से जितने भी प्रोग्राम्स हम मेन मेमोरी में लेके आ रहे हैं वो काम किसका है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। तो सपोज करो आपके 100 प्रोग्राम्स थे और उसमें से आप 10 प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लेके आए हो, तो ये ट्रांजिशन कौन कर रहा है, ये ट्रांजिशन कर रहा है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। तो अब हम ये ट्रांजिशन कर रहा है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। तो अब हमने इसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का फंक्शन कहाँ हो रहा है। जब आपका प्रोसेस मूव कर रहा है फ्रॉम द न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट, ये काम कौन कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का बेसिक फंक्शन ये है, ये डिसाइड करेगा कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जॉब पूल से उठ के मेन मेमोरी में आने चाहिए। ठीक है, अब मेन मेमोरी में आपके 10 प्रोग्राम है, उन 10 में से सीपीयू किसको असाइन होना चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर।
और यहीं पे मैं एक टर्म और लिख देती हूँ, डिस्पैचर। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके 10 प्रोग्राम अब यहाँ पे आगे मेन मेमोरी में, उन 10 में से किसको सीपीयू असाइन होना चाहिए, ये कौन चूज करता है? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। यही एज पे मैंने दिखा दिया, रेडी टू रनिंग स्टेट की जो एज है उसके ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है P2 प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। तो ये डिसीजन तो लिया शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल P2 प्रोसेस को किसने दिया? डिस्पैचर मॉड्यूल ने। वापस से समझते हैं इस चीज को, जिससे आपके 10 प्रोग्राम्स हैं मेन मेमोरी में, उन 10 में से किसको सीपीयू मिलना चाहिए, ये डिसीजन किसने लिया? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में। बट एक्चुअली उसको कंट्रोल सीपीयू का किसने दिया? आपके एक डिस्पैचर मॉड्यूल में। जैसे आपका स्केड्यूलर एक मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वैसे ही डिस्पैचर भी एक मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर की और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की। बट अब एक और है मीडियम टर्म स्केड्यूलर, उसका रोल कैसे आता है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास ये 10 प्रोग्राम्स है मेन मेमोरी में, अब P1 गया, उसको CPU असाइन हुआ। बट शॉर्ट एग्जांपल करने के लिए हम इसको ये कर लेते हैं कि सपोज करो आपके मेन मेमोरी में 5 प्रोग्राम्स है, ठीक है, जस्ट टू मेक द एग्जांपल शॉर्ट। तो मेन मेमोरी में आपके पास 5 प्रोग्राम्स हैं। पहले क्या हुआ, आपने असाइन कर दिया CPU P1 को। अब P1 क्या चला गया? वेट स्टेट पे। ठीक है, तो अब CPU क्या हो गया? आइडल हो गया। तो अब हमने क्या किया, उसको CPU असाइन कर दिया P2 प्रोसेस को। अब P2 को भी IO की जरूरत पड़ी, इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, तो वो किस स्टेट में चला गया? वेटिंग स्टेट में चला गया। अब वेटिंग स्टेट में चला गया तो ऑब्वियसली बात है CPU वापस से एम्प्टी हो गया या आइडल हो गया। तो अब हमने उसको असाइन कर दिया P3 को। अब P3 को भी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, तो वो भी कहाँ स्टेट पे चला गया? वेट स्टेट को। ऐसी सो ऑन, हमने P4 को असाइन किया, वो भी वेट में चला गया। अब हमने P5 को असाइन किया, अब वो भी वेट स्टेट में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे 5 प्रोसेसेस थे मेन मेमोरी में, हमने एक एक करके सबको CPU असाइन किया और सारे के सारे क्या चले गए? वेट स्टेट में। ऐसा हो सकता है सबको इनपुट आउटपुट की जरूरत फ्रीक्वेंटली प्रोसेसेस को रहती है, तो सारे क्या हो गए? वेट स्टेट में। अब क्या हुआ, अब CPU तो हमारा आइडल हो गया। क्यों? क्योंकि रेडी में कोई प्रोसेसेस ही नहीं है ताकि हम उनको CPU एग्जीक्यूट करें। तो इस केस में ये बनता है, ये बेसिक एक सॉल्यूशन ये है कि न्यू से और प्रोसेस ले आओ रेडी पे, राइट। क्योंकि अगर पांचों के पांचों प्रोसेसेस हैं जो रेडी स्टेट से रनिंग में गए और रनिंग से वेटिंग में गए, तो अब हम CPU किसी भी प्रोसेस को नहीं दे सकते, तो हमारा रेडी क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो लॉजिकल एक सॉल्यूशन ये होगा कि नए प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में ले आओ। बट नए प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेके नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी में जितनी भी स्पेस खाली थी वो तो हम यूज कर चुके हैं। ये वेट स्टेट के जितने भी प्रोसेसेस हैं अभी भी ये मेन मेमोरी में है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मेन मेमोरी का स्पेस ले रहे हैं, चाहे उनका कोई काम हो या ना हो मेन मेमोरी का, बट ये सारे प्रोसेसेस का है मेन मेमोरी में। ये मैंने डैश लाइन से जितने भी राइट हैंड साइड पे डायग्राम बनाया, दैट इज इन दी मेन मेमोरी। तो ये पांचों प्रोसेसेस क्या है? मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी हमारे फुल है, हम नए प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेके आ ही नहीं सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है, और यहीं पे रोल आता है मीडियम टर्म शेड्यूलर का। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, इनमें से कुछ प्रोसेसेस को उठा के वापस से लेके आ जाएगा हार्ड डिस्क में, और उनकी स्टेट क्या बन जाएगी? सस्पेंड स्टेट। अब सस्पेंड स्टेट का क्या मतलब है? वो अपना IO यूज कर सकते हैं, बट वो जो IO यूज कर रहे हैं वो मेन मेमोरी में ना यूज करके वो कहाँ पे है? आपके हार्ड डिस्क में। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमने ये सारे प्रोसेसेस उठा के, या हो सकता है इनमें से 2 प्रोसेसेस उठा के कहाँ रख दिए? सस्पेंड स्टेट में। 3 प्रोसेसेस को रख दिया हमने सस्पेंड स्टेट में। तो अब स्पेस खाली होगी मेन मेमोरी की। क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी में क्या है? सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस है, बट टोटल कितने आ सकते हैं? 5। तो हम ये कर सकते हैं कि P6, P7 और P8 को मेन मेमोरी में ले आए, और फिर हम उनको असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने P6 को असाइन कर दिया CPU, ताकि CPU आइडल ना रहे। तो वापस से देखते हैं इसमें हमने क्या किया। जैसे सपोज करो आपके पास 5 प्रोसेसेस थे जो वेटिंग स्टेट में थे, P1, P2, P3, P4 और P5। तो क्योंकि ये मेन मेमोरी की स्पेस ले रहे थे और हम कोई नए प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में नहीं लेके आ सकते थे, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, कुछ प्रोसेसेस को उठा के वापस से रख दिया इन्होंने हार्ड डिस्क में। तो ये जो ट्रांजिशन है ये कौन कर रहा है? मीडियम टर्म शेड्यूलर।
और ये काम इसने क्यों किया, क्योंकि आपका सीपीयू जो हो गया आइडल हो गया, सीपीयू खाली हो गया। तो उसने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स को उठा के वापस से रख दिया हार्ड डिस्क में, ताकि मेन मेमोरी में कुछ नई स्पेस बन जाए और नए प्रोसेसर्स को आप मेन मेमोरी में ले आओ और उनको सीपीयू असाइन हो जाए। अब जब इनका आईओ का काम खत्म हो जाएगा तो ये किस स्टेट में चले जाएंगे, एक और स्टेट होती है सस्पेंड रेडी स्टेट। अब जब इन P1, P2, P3 में से किसी का भी इनपुट आउटपुट का काम खत्म हो जाएगा, वो किस स्टेट में चले जाएंगे, सस्पेंड रेडी स्टेट में, कि अभी तक ये सस्पेंड है बट नाउ दे आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। और जब हम इनको असाइन कर सकते होंगे, ये डायरेक्टली किस स्टेट में चले जाएंगे, दे विल गो डायरेक्टली टू दी रेडी स्टेट, कि अब ये मेन मेमोरी में चले गए वापस से, अब ये सीपीयू के लिए compete कर सकते हैं। सो दिस transition from the wait state to the suspend state is for the job of medium term scheduler.